गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नहीं, बाद में स्टैंडर्ड आंसर। चलो ठीक है। क्वेश्चंस वो देखे थे स्ट्रेटिफाइड वाला? यस मैम। एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं मतलब पूछ रहा मैम एग्जाम के। पूछ नहीं रहा है? नो मैम, एक थियोरेटिकल पूछ रहा है क्या? सिर्फ थियोरेटिकल है मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बोल रहे हैं? मतलब ये असाइनमेंट के थ्रू भी देखा और जो ये पीछे में जो क्वेश्चन रहता है उसमें भी देखा। बुक में जो क्वेश्चंस है? यस मैम। एज अ सैंपल? यस मैम, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन जो है वो, और असाइनमेंट में भी तो नहीं है एक भी। असाइनमेंट में तो पूरा थियोरेटिकल है। यस मैम। एग्जाम में भी कंप्लीटली थियोरेटिकल रहेगा, लेकिन लास्ट टाइम तो आई थिंक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम दे रहे थे उसमें तो पूछा गया था न्यूमेरिकल। नहीं पता मैम, हम लोग तो ऑनलाइन ही एग्जाम जितना दिया। हाँ, तो थियोरेटिकल रहेगा तो फॉर्मूला याद रखना है बस, दैट्स इट। यस मैम। चलो ठीक है, देख लेते हैं तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते चले जाते हैं। यस मैम, चैप्टर सैम्पलिंग, फिनिश हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या था? जहाँ क्वांटिटी हो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये है ना रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। इसमें क्या वर्ड लिखता है, जस्ट अ मिनट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, हाँ वही वर्ड है। सबसे सुटेबल लाइन है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा ये वाला। यस मैम। Sampling is the process in which each and every item of population has an equal chance of being selected in the sample, या फिर probability of being chosen, जो भी। ठीक है, अब इसी में आपका लॉटरी सिस्टम और ये था। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटिफाइड देख रहे हैं। यस मैम। स्ट्रेटिफाइड में हमें स्ट्रेटिफिकेशन करना था। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ये है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम सबको एक जैसा देखते हैं, कोई डिवीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होता है। और जब हम स्ट्रेटिफाइड में आते हैं तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू हम डिवीजन करते हैं। अब वो डिवीजन कैसा होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए फूड हैबिट एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं परचेज का उसका प्राइस है वो एक क्राइटेरिया हो गया, क्वालिटी है वो एक क्राइटेरिया हो गया। तो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा नहीं आप 10 कैरेक्टरिस्टिक को एक बार स्टडी कर सकते हो। यस। सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है जिसके बेसिस पे सेगमेंटेशन करना है। यस मैम। अब वो कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक पूरे डेटा को, पूरे पॉपुलेशन को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यस मैम। अब जितने भी होमोजीनियस पार्ट्स हैं उसमें से कुछ सैंपल लेना होगा। दूसरा हेट्रोजीनियस पार्ट जो आया, हो सकता है एक से ज्यादा सैंपल में, मतलब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हो सकता है 2 एक्सक्लूसिव पार्ट पे डिवाइड करे
3, 4, 5, 6 अलग अलग डिवाइड कर सकता है। अब जितना भी डिवीजन होगा उन सारे डिविजन्स के में से आपको सैंपल्स ड्रॉ करना है। जितने भी डिविजन्स हैं सारे डिविजन्स में से सैंपल लेना है, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है पूरे पॉपुलेशन में। इसी तरीके को जैसे यहाँ पे उतना लिखा नहीं है, एज एग्जाम्पल कर दिया है। जैसे देखो होता क्या है इसमें, पॉपुलेशन है, मान लीजिए आपके पास 100, इस 100 पॉपुलेशन को आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू, मान लो 100 पेशेंट्स ही ले लें हम, या फिर 100 प्रोडक्ट्स ही ले लें, 100 आइटम्स ले लें, जो भी, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। मान लीजिए ये 100 प्रोडक्ट हमने चूज किया, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी अगर हम डिवाइड करते हैं तो मान लो 3 क्वालिटी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वो एक बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट उसका कुछ नंबर होगा, मान लीजिए कुछ बिल्कुल परफेक्ट जो है वो 20 है, उससे थोड़ा कम है वो मान लीजिए 60 है, और वह या फिर मान लो 40, जो इससे ज्यादा अच्छा हो बट बहुत अच्छा नहीं है, ग्रेड 1 का नहीं है, और जो वो आपका 3rd ग्रेड का हो गया। ये डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं या N1, N2, N3। टोटल तीनों कंबाइन करके बनता है N। टोटल हो गया क्या, पॉपुलेशन साइज, टारगेट पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन साइज जो बोलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड 1 क्वालिटी, सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसका प्रपोर्शन क्या होगा। मान लो हम P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा उसका प्रपोर्शन, टोटल N1 साइज ऑफ टोटल N, मतलब ये समझ लो ऐसे आप डिवीजन में ले लो, 100 स्टूडेंट्स हैं, वो भी मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 20 है जिसका फर्स्ट डिवीजन आया, 40 है जिनका सेकंड डिवीजन आया, और बाकी के हैं जिनका 3rd डिवीजन है। तो प्रपोर्शन जो P1 रिप्रेजेंट करेगा वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फर्स्ट आए हैं उनका। सो दिस इज 20/100। इसी तरह P2 प्रपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वाले स्टैंडर्ड का। वर्ड्स में पूछा जा सकता है जैसे कितना प्रपोर्शन है, क्या डिफाइन करता है स्ट्रेटिफिकेशन के बाद, तो ये चीज वो आ जाता है। इसी तरह ये हो जाएगा 40/100, ये प्रपोर्शन ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3rd जो भी करेंगे हम लोग वो हमें मिल जाएगा 3rd पॉपुलेशन प्रपोर्शन। इसी को हम बोलते हैं, ये जो प्रपोर्शन टर्म आ रहा है ना, पता है फर्स्ट ग्रेड का जो प्रोडक्ट है या फर्स्ट ग्रेड का जो स्टूडेंट है उसका क्या स्टैंड, उसका पूरे पॉपुलेशन में क्या रोल है, कितना पार्टिसिपेशन है, तो ये बताता है सिर्फ उसका पार्टिसिपेशन। सेकंड लेवल का पार्टिसिपेशन, थर्ड लेवल का पार्टिसिपेशन, और यही पार्टिसिपेशन के बेसिस पे बताया जाता है आपको कितना ऑब्जर्वेशन, मतलब कंक्लूजन जो निकालना है वो इस फ्रैक्शन के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो सेकंड वाले स्टूडेंट, सपोज ये 10 स्टूडेंट होते हैं, ये मान लीजिए और ज्यादा हो जाए, 50 हो जाए, सपोज 50 क्या 60 मान लो हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डिवीजन वाले लोग ज्यादा हैं तो इनका प्रॉब्लम, इनका सिचुएशन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस एंड द 3rd, ठीक है। यही चीज हमें करना होता है सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जिसका प्रपोर्शन ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करो, उनका प्रपोर्शन कम है उन पे कम फोकस करो, ठीक है। सर्टिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग वही है, प्रपोर्शन क्या लेना है वो देखना है, और इसी को एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था। चलो ठीक है, इसमें सैंपल प्रपोर्शनेट तो क्वेश्चंस बोल रहे नहीं है तो फिर छोड़ दो। देखो यहाँ पे रेशियो में डिफाइन किया गया है सैंपल डिसप्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब वही है, प्रपोर्शन अगर तब बोल रहे हैं जब इक्वल टर्म, प्रपोर्शन वर्ड वही है,
लेकिन Yes, ma'am. जब हम इक्वली प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं, मतलब मान लो जैसे इसी एग्जांपल में ये नहीं देख रहे हैं इसमें कितने पर्सन्स हैं, इसमें कितने पर्सन्स हैं और इसमें कितने पर्सन्स हैं, ये बिना देखे irrespective ऑफ द सैंपल साइज, सॉरी स्ट्रेटा साइज, हम सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 2 सैंपल इससे भी कलेक्ट कर रहे हैं, 2 सैंपल इससे भी कलेक्ट कर रहे हैं और 2 सैंपल इससे भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रपोर्शनल एलोकेशन, ये हो गया डिसप्रपोर्शनल एलोकेशन। मतलब आप इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज अगर ले रहे हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो गया, और अकॉर्डिंग टू साइज ले रहे हैं लाइक दिस तो वो प्रपोर्शनेट हो गया। बस यही डिफरेंस है। सब Yes. इक्वल वेटेज दे रहे हैं देन डिसप्रपोर्शनेट, अगर इक्वल वेटेज नहीं दे रहे हैं देन दैट इज प्रपोर्शनेट। जिसमें रेशियो डिफाइन करके वैसा कुछ नहीं दिया है। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, 4 सैंपल साइज, छोड़ो इसका जरूरत ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म। प्रपोर्शनल सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इक्वल ईच स्ट्रेटा। अच्छा, ये Yes, दोनों अलग अलग डिवाइड कर दिया है। देखो इसमें क्या किया है ना, इक्वल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा को डिफाइन किया है इस तरह से जो मैंने आपको अभी बताया, इक्वल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, इरिस्पेक्टिव yes. साइज सबको इक्वल लेना है। 150 है टोटल, इसमें से भी हम वही फिक्स टर्म ले रहे हैं, नेक्स्ट में से भी लेट अस कंसीडर केस 3 इन स्ट्रेटा। रुक जाओ, डिस्प्रपोर्शनेट सैंपल साइज ऑफ द ith स्ट्रेटम ni by n, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ni by n साइज ऑफ द सैंपल, वही टर्म है जिसको रेशियो या फिर प्रोपोर्शनेट p से डिनोट, प्रोपोर्शनल है तो ni टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्ट्रेटम, n सेम टर्म है, बस उसी को डिस्प्रोपोर्शनल में डिफरेंस क्या बताना चाह रहा है ये, बस नेम दे दिया है। n1 बाई ये, इसको कंपैरिजन इसके बेसिस कर रहा है, पहले में n बाई कैपिटल N इज इक्वल टू ni बाई कैपिटल Ni। इसमें कंडीशन यही डाल दिया गया है, आपको ये पहले से पता होगा, Yes, ma'am. पहले से पता होगा, ये भी आपको पहले से पता होगा। ni डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टर्म, दैट मींस दिस इज इक्वल टू n कैपिटल N इनटू ni, ठीक है, और Yes. पोर्शन में इसी को p के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा है। हालांकि दोनों ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये टर्म वही होगा n बाई ni, सॉरी ni बाई n, ये टर्म वही है। देखो ये फैक्टर नहीं दिख रहा है ना, ये ni बाई n का रेशियो, बस Yes, ma'am. इससे आपका मल्टीप्लाइड। और थर्ड में क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन, कोई भी साइज हो, कोई भी सैंपल हो, सबका n1 n2 n3 सभी ले लो, कोई भी सैंपल साइज हो। सो आपके में थियोरेटिकल एग्जाम है तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो टर्म्स है ना वो क्लियरली Yes, ma'am. डिफाइन करके रखना। प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट वर्ड में ये लॉजिक है तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शनेट में ये लॉजिक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। इक्वल एलोकेशन में ये लॉजिक याद रखना होगा, ठीक है, आपके Yes. जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो जिस तरह का उसके हिसाब Yes. से। Yes, सैंपल प्रोपोर्शनेट, देन ये रेशियो, डिस्प्रोपोर्शनेट मींस ये रेशियो, Yes, ma'am. द थर्ड इज इक्वल एलोकेशन, मतलब बस इसके हिसाब से ध्यान में रखिएगा। बाकी एग्जाम्पल इक्वल एलोकेशन का एक देख लीजिए, उसमें तो उतना चेंजेस नहीं आएगा। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रेटम साइज एक है
नंबर ऑफ हाउस होल्ड और स्ट्रेटम वेरिएंस। अच्छा, स्ट्रेटम वेरिएंस ये सब सारा टर्म सॉल्व करना सिखाया गया है कुछ? नो मैम। कैलकुलेट करोगे एक ही बार, एग्जाम्पल कैसे बनाते हो? बना सकते हैं? ये सब पढ़े हैं आप, वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस निकालना, ये सब? नो मैम, सिंपल वेरिएंस शायद पढ़ा था सैंपल वेरिएंस निकालना पढ़े थे? शायद। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, वो कंप्लीट वेरिएंस का फॉर्मूला निकालना होता है, वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है, ये टेबल वगैरह बनाना हो तो थियोरेटिकल मतलब एग्जाम जो होता है आपका प्रैक्टिकल तब वो होगा ये सारा कैलकुलेशन। ये पता है नहीं तो फिर किस बेस? थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ही पढ़ना है तो इसमें बहुत सारा टर्म है जो मिसिंग है। वेरिएंस अगर मीन हम निकालते हैं, कोई भी सैंपल हो, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिखा है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जब मीन निकाला जाता है ऐसा था, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मीन क्या होता है? 1/N समेशन yi। और इसमें आपको yi में यहाँ नोटेशन दिया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक टर्म अल्फा आई से, that alpha I is equal to 1 and this alpha I is equal to 0। अगर अल्फा आई 1 है तो इंक्लूडेड इन द सैंपल, नहीं है 0 है तो नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल। इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज अब अगर इंक्लूडेड इन द सैंपल होगा, नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल, तो इसको ये चेंज हो जाता है 1/N समेशन, यहाँ पे अल्फा आई वाई आई, स्मॉल वाई आई से कन्वर्ट हो जाता है। अब इंक्लूडेड है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब इसमें ये चेंज होके फिर आपका 1/N जो है वो 1/n में कन्वर्ट हो जाता है और समेशन वाई आई आता है। ये सब पढ़े हो सैंपल्स ऑफ? नो मैम। देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, देन हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। बट इसमें तो बट आप तो बोल रहे हो क्वेश्चंस में है नहीं। यस मैम। देखो यहाँ पे ये कॉलम, अगर ये टेबल अच्छे से समझना है, सबसे पहला काम तो ये करना होगा, ये कैलकुलेशन होके आया है कैसे, ये तो आपके पास हो सकता है, स्ट्रेटम साइज हो सकता है, हाउस होल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये N1 N2 N3 N4 हो सकता है, स्ट्रेटम का वेरिएंस ये सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ हो, स्ट्रेटम वेरिएंस इतना कुछ गिवन है। अब यहाँ से आपको स्ट्रेटम वेरिएंस जहाँ तक दिया हुआ है, तो इससे क्या करना है, क्वेश्चन में अगर ये गिवन होगा, ये तीनों डेटा गिवन होगा ना, तो यहाँ से देखो स्ट्रेटम वेरिएंस से इसका अंडर रूट करोगे, जो भी स्ट्रेटम वेरिएंस है उसका अगर अंडर रूट करोगे तो स्ट्रेटम का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मतलब 4 का अंडर रूट करिए 2, 9 यस मैम। 3, 2.125 का अंडर रूट करिए 1.2। यस मैम। अब इसके बाद सैंपल साइज निकालने बोल रहा है, तो सैंपल साइज क्या होता है, इस स्ट्रेटम डेविएशन से इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो। स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशन से नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ, हाँ डिवाइड करेंगे ये वाला टर्म, डिवाइड कर दें। हाँ मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ना। हाँ ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा तब जो टर्म आ रहा है, ये टर्म मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करो, तो टोटल सैंपल साइज मिलेगा। यहाँ से N1 N2 हमें निकलता है। जैसे देखिए फॉर्मूला होता है ना वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/N समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, जो भी ऑब्जर्वेशन है इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर करना है, यही आपका वेरिएंस है, इसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी में अंडर रूट कर दिया जाता है, इसी का अंडर रूट, तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ठीक है, तो वो आपका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था। अब देखो इसका है स्ट्रेटम, ये जो n है
ये टर्म अगर जानना है तो ये n को आप इधर ला सकते हो। एक मिनट रुक जाओ। सिग्मा स्क्वायर का इतना फॉर्मूला हुआ, ये टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाया जा सकता है। यस मैम। तो क्या मिल जाएगा, n सिग्मा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यस मैम। मिल जाएगा ना। यस मैम। कैलकुलेशन करके यहाँ पे निकाला गया है। देखो ये सिग्मा स्क्वायर के केस में है, लेकिन सिग्मा के केस में जस्ट वो टर्म आ जाए। अब सिग्मा जो है वहाँ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेटा का है, इसलिए S1 S2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो S1 S2 लिख रहा है ना, यस मैम। में वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, नॉट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस टर्म। यस। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका जस्ट स्क्वायर वेरिएंस होता है और इसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये दोनों रेशियो के फॉर्म में आता है। तो अब देखो n1 s1 स्क्वायर जो होगा, नोटेशन बस बदला हुआ है। देखो होता क्या है ना, s1 का स्क्वायर, ठीक है, आई या s1 जो भी लिखो, इस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ni माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। या तो ये टर्म लिख सकते हैं, या फिर इसी में एक कैपिटल एस स्क्वायर होता है और एक होता है स्मॉल एस स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है 1 बाई n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, यही दो डिफाइन किया जाता है। अब ये n इधर लेके चले जाओ, तो n 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ जाएगा समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ, देखो ये जो xi होता है ना, ये ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे आपके क्लास में 50 लोग हैं, जो आपने शायद मीन मीडियन मोड में पढ़ा होगा, ये xi है, मान लो ये सेंटर है, दिस इज x बार। xi जो है वो कहीं भी और लाई करता है, कहीं और भी कुछ भी हो सकता है xi। इस xi से x बार का जो डिस्टेंस है वो बताता है क्या डेविएशन है सेंट्रल टेंडेंसी से। जैसे मान लीजिए आपके क्लास का एवरेज मार्क्स 60 है और किसी का मार्क्स आया है 50, तो डेविएशन कितना है, -10 मार्क्स जो होगा वो डेविएशन में जा रहा है। वही डेविएशन का स्क्वायर का सम जो है वो ये बताता है ये टर्म। अब इसी में हम स्क्वायर ना लें तो स्क्वायर रूट ले, तो ऐसा कर सकते हैं जो भी मॉडिफिकेशन, यही टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। होगा तो फिर हम एक दिन ना सारा थ्योरेटिकल पॉइंट लिख के बता देंगे, आप लोग पेज में कर देंगे। देखो वही n1 s1 n2 s2 n3 s3 मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे वहाँ पे हम वेरिएंस लिख रहे थे, यहाँ स्टैंडर्ड लिख रहा है, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है। 300 इंटू 2.0, 450 इंटू 3, 750 इंटू 1.5, सारे को ऐड कर दिया। ये जो मिला है वो नंबर ऑफ सारे का सम, इन सब का, ठीक है, 3000। अब देखो इससे हम लोगों को निकालना था क्या, साइज ऑफ द सैंपल। ये टोटल सैंपल साइज मिल गया। अब इससे ढूंढना पड़ेगा कि अभी का जो एक्चुअल प्रोपोर्शन है वो कितना है। तो टोटल सैंपल हम डिफाइंड है क्वेश्चन में कि 50 सैंपल साइज हमें लेना है। ठीक है, देखो फिर से वापस जा रहे हैं हम। गिवन है, ये गिवन है, वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, साइज निकालना है, कितना लेना है। जो हमें सैंपल साइज लेना है हम वो निकाल रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास था ना सबसे शुरू वाला, P1 बाई n, सॉरी नॉट P1, N1 बाई ये वाला, N1 बाई कैपिटल N, हाँ n, और दिस इज इक्वल टू n बाई n, n फिक्स है,
Yes. n1 निकालना है आपको, तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n1 बाई कैपिटल N1 N1. इंटू n, यही है। Yes, ma'am. या फिर आपको n निकालना है तो n1 कर दो उल्टा, वैसे जो निकालना है वो कैलकुलेट करना है। हमें निकालना है n1 ये वाला, तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n एज इट इज, ये n रहने दीजिए, यहाँ से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब इसी चीज को देखो क्वेश्चन में, इसी फैक्टर को लिखा हुआ है आपके पास, टोटल n जो है स्मॉल n दैट इज 50, n1 जो निकाल रहे थे दैट इज 600, और टोटल जो आया है 3000। 3025. सारी वैल्यूज को यहाँ रख दिया, और जो आया है दैट इज 9.8। अब बोल रहा है सैंपल साइज 9.8, तो 9.8 सैंपल तो आप ले नहीं सकते, कहीं ना कहीं नियर टू 10 है ये, Yes, ma'am. Round figure 10 में दिया गया. सैंपल्स ले रहे हैं। इसी तरह n2 50 आपको टोटल डिवाइडेड बाय दिस, और सेकेंड सैंपल जो आया है दैट इज मल्टीप्लाई मतलब 450 into 3 135 0, ये 20 सैंपल साइज लेना है ये, और इसी तरह ये सैंपल साइज, और अब इसी को प्रपोर्शन में डिवाइड करो तो टोटल 50 है, 10/50 Yes, ma'am. ये आ गया। नेक्स्ट 22/50 ये वाला टर्म, 18/50 ये वाला टर्म, इसी तरह से ये टेबल बनाया है। ठीक है, Yes, इस ma'am. तरह से इसे बनाना है। आप क्या करो ना, सारा Yes, ma'am. फॉर्मूला है ना वो एक जगह लिस्ट अप करके रख लीजिए, क्या Yes, ma'am. रेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है किस कंडीशन में, बस ये नोट करके रख लीजिए, तब आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा जब डिराइवेशन वाला पोर्शन नहीं करना है तो Yes. ज़्यादा उलझने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने आप में उसके लिए एक थ्योरी है डिराइवेशन। और ये जो डिराइवेशन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, उसका Yes, ma'am. 4 से 5 पेज का डिराइवेशन होता है, सीरियसली उसका 4 से 5 पेज का डिराइवेशन है, तो उसे तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको उसका एक्चुअल यूज करना है। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखने में ये भी चीज एक चीज करने वाला है, किस इंफॉर्मेशन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Yes, ma'am. में इंफॉर्मेशन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, ये चीज बस ध्यान में रखना होगा। बाकी फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, नहीं तो उतना तो पढ़ना ही नहीं है, डिराइवेशन एंड ऑल यूज करना है, क्योंकि अप्लाइड फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी उससे मतलब ही नहीं है हमें। स्टेप्स बस याद रखना है। देखो, the main reason of using a stratified random sampling for manageable purpose are it can obtain information about different parts of the universe. Obviously, Yes, ma'am. होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस में डिवाइड कर दिया, अब सेपरेट में सबका पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए ये चीज तब यूजफुल जाता होता है, जैसे मान लो आपके डेवलपमेंट में आपका सेल्फ स्टडी कितना रोल प्ले करता है, ये चीज आप सिर्फ आप ये फोकस कर रहे हैं, तब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे। आपके स्टडी में आपका डेवलपमेंट और जो भी ग्रोथ हुआ है उसमें इन्वायरमेंट का क्या रोल प्ले है, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट का रोल प्ले देखना है, तब हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में मैन्योर का क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखना है, सिर्फ और सिर्फ मैन्योर का इफेक्ट देखना है, तब हम स्टडी करेंगे। जो इरिगेशन हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे। सिर्फ एक फैक्टर को अगर हमको ज़्यादा डीपली स्टडी करना है, तब हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं। और पार्टीशन जो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में जो डिवीजन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट का, उस पर्टिकुलर फैक्टर का क्या इफेक्ट हो रहा है। So it allows to draw separate conclusion for each stratum. Obviously सिर्फ आप इरिगेशन देख रहे हैं, सिर्फ आप एग्रीकल्चर का मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, तो उस बेसिस पे it often provides universe estimate of greater precision than other methods of random sampling, से simple random sampling. Obviously greater precision हो जा रहा है, क्योंकि हम अगर simple random sampling की बात करें तो हाँ सबको हम एक जैसा डील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ में कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो, सारे स्टूडेंट को हम एक तरह से डील कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, चाहे वो आईटी के हो, चाहे वो कुछ और सब्जेक्ट के हो,
सिंपल आर्ट्स कॉमर्स के हों, कुछ भी हो, सबको एक जैसा डील कर रहे हैं, लेकिन सब लोग तो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो भी होगा, जहाँ स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जहाँ डिवीजन होगा, वो ज़्यादा बेटर देगा डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा प्रिसाइज डिसीजन देगा एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब गधा घोड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको एक जैसा ले रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, और जो कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी करना चाहते हैं उसके बेसिस पे दिए, इसलिए ये चीज। The price paid for these advantages is high because of the complexity of design and analysis. ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट किया जाता है कंसिडर कॉम्प्लेक्स। नॉन मैथमेटिकल पर्सन के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो, इसके बाद है एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सबसे आसान सैम्पलिंग अगर कुछ कहा जाए ना, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है सबसे इजी। लेकिन ये जो है यूज नहीं होता ज्यादा, बहुत कम यूज होता है। जैसे मान लो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और आपको क्या करना है, टोटल 1 से लेकर 100 तक रोल नंबर है सबका अरेंज, ठीक है। आप इन सब से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट कर लो, किसी एक को, कोई नंबर सेलेक्ट करके बताइए तो, कोई नंबर। 60। चलो 60 ले लिया। अब यहाँ पे 60 लेने के बाद कोई एक नंबर ले लिए, उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं। मान लो हम वो 10 ले लेते हैं, ठीक है। 60 हमारा पहला ऑब्जर्वेशन होगा, 60th ऑब्जर्वेशन जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं 60 प्लस 10, जो भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब 70th ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हमारा दूसरा सैंपल होगा। पहला सैंपल हम किसको लेंगे, जिसका रोल नंबर 60 था। दूसरा किसको लेंगे, जिसका 70 है। नेक्स्ट हम किसको ले रहे हैं, 60 प्लस 2k, मतलब 60 प्लस जो कांस्टेंट आपने लिया था उसका दुगना मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 80। यस मैम। नेक्स्ट में क्या करना है, 60 है, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कांस्टेंट था, 30 दैट इज इक्वल टू 90। फिर सिमिलरली नेक्स्ट आ जाइए 60 प्लस 40। तो आपको, आपने क्या किया है, नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज 100। अब आपको क्या करना है, इन सब का सिलेक्शन करना है जो यहाँ था, दैट इज 60 70 80 90 100। इतने सैंपल्स, मतलब ये 5 सैंपल आप चूज कर रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कैसे सिलेक्शन कर रहे थे, लॉटरी मेथड में 50, लॉटरी में। हाँ, इसमें से कोई किसी का, जिसका चीट उठाए 5 सैंपल 10 सैंपल जो लेना है, यस मैम। जिसका सिलेक्शन हो गया वो आ गया। सर्टिफाइड में क्या कर दिए, इसको बांट दिए, बांट दिए। बांट दे रहे हैं, 25% डेटा इधर, यस मैम। 25% इधर आ गया, 25% इधर आ गया। अब कुछ डेटा इसमें से ले लो, कुछ डेटा इसमें से ले लो, कुछ इसमें से ले लो, और कुछ इसमें से ले लो, यस। डिवाइड हो गया। अब उसका जैसा तरीका, इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन जैसा लेना है वो ले लीजिए। सिस्टमैटिक में क्या होता है, कोई झंझट नहीं है, एक रैंडम स्टार्ट आप कुछ ले लो, एक कांस्टेंट नंबर ले लो, अपनी मर्जी से दोनों चूज कर सकते हैं आप। रैंडम स्टार्ट के लिए भी कोई नंबर ले सकते हैं, और रैंडम कांस्टेंट भी कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों टर्म आप अपनी मर्जी से लोगे, और उसी के बेसिस पे सारा का सारा सैंपल बनेगा। बस यही करना है सिस्टमैटिक में। देखिए क्या लिखा है, इंटरवल कोई के डिटरमाइन कर दिया है, और इसमें इस तरह से डिवीजन अपनी मर्जी से नहीं भी लेना है तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट टोटल कितना है, उसको कुछ आप कितना नंबर ऑफ सैंपल लेना चाहते हो डिवाइड करके कांस्टेंट बना लो। ये भी एक टेक्निक है जो कि हो सकता है कहीं कहीं यूजफुल हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ जो अभी नंबर सेलेक्ट किया था 60, वो नंबर 60 ले लिए तब ना आसानी से बन गया सैंपल। सपोज आप 9 ले लेते, तब तो हम ये नहीं कर पाते यस। जो अभी कर रहे हैं, नहीं कर पाते।
तो इसलिए कभी कभी क्या किया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन साइज जैसे 100 था, आपको कितना सैंपल लेना है, मान लो 5 सैंपल लेना है, तो 5 से डिवाइड कर दो। इसके बेसिस पे क्या होगा, ये कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। यस 100 है, 5 से डिवाइड कर दिए, ये जो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 20। यस मैम ये सैंपल जो है वो 20 डिफाइन करता है। अब वहां से 20 लेना शुरू करो, फर्स्ट सैंपल, देन 20 प्लस 20, 1 प्लस 20, नेक्स्ट 20, इस तरह से ऐड करके चले जाएंगे, तब भी वो सैंपल कंस्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन वो उसके लिए है जिसको बिल्कुल भी सैंपल लेना नहीं आता, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जिसको आइडिया है वो क्या करेगा, इसमें से कोई पहला सिलेक्शन ही 20th सैंपल लेगा, या फिर पहला सिलेक्शन ही 10th सैंपल लेगा, फिर कंजिक्यूटिवली जाएगा। तो उसके लिए कांस्टेंट को फिक्स करना, डिटरमाइन करने का कोई रूल फॉलो करना जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ सैंपल का कोई आइडिया नहीं तो आपके कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे। अब यही है 1 यूनिट बिटवीन द फर्स्ट के सैंपल, कोई भी 0 से 20 में कोई एक सिलेक्शन कर लो, फिर रैंडमली उसी में ऐड करते चले जाओ, आ जाए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अगर हम ले लिए 1, तो 1 प्लस 20th ऑब्जर्वेशन लेंगे, देन मैम ये तो पढ़ा दिया ना पहले। सिस्टमैटिक नहीं बताए थे, सिंपल सैम्पलिंग बताया, स्ट्रेटिफाइड बताया। स्ट्रेटिफाइड पढ़ा दिया, हाँ सिस्टमैटिक नहीं पढ़ा। सिस्टमैटिक नहीं बताए थे, ठीक है। यस अब यही चीज करके बस उसी को बनाया, एग्जाम्पल देखो 1000 ले लिया है, उसमें 50 का सिलेक्शन करना है, यस मैम 20 कर दिया है। अब 20 में से कोई एक, 0 से 20 के बीच में कोई एक सिलेक्शन कर लो, जैसे यहाँ 17 कर लिया है, अब 17 में 20 जोड़ते चले जाओ, तो पहला ऑब्जर्वेशन 17, सेकेंड 17 37 37, देन 57, देन 77, 97 7 से 7 97, इस तरह से कंजिक्यूटिवली चलता चला जाएगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इसी को कहते हैं। बट इसके केस में भी आपके पास मीन, वेरिएंस एंड ऑल बहुत कुछ होता है, बट इसमें तो खैर इतना ही दिया। मैम टाइम हो गया। पवन सर की क्लास है अभी। यस मैम लिंक आया है कि नहीं आया पता नहीं। चलो ठीक है फिर, लेकिन अपना फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट करके रख लेना। यस मैम ठीक है चलो फिर, अटेंडेंस तो है। मैम असाइनमेंट भेज हाँ आज हम आज पक्का भेज